तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अगर हम लोग फिजिक्स के अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मेजर करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वोल्टेज को मेजर करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर बोलते हैं। और आखिर फिर ये गैल्वेनोमीटर क्या चीज है? गैल्वेनोमीटर कोई नई चीज नहीं है। गैल्वेनोमीटर एक वेरी सेंसिटिव डिवाइस होता है एंड अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर करंट। मींस गैल्वेनोमीटर क्या है, इट्स अ सेंसिटिव डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर करंट। मगर अगर करंट को ही गैल्वेनोमीटर ने मेजर करना था, ठीक है, तो हमें मीटर की क्या जरूरत थी? तो यहाँ पर डिफरेंस ये रहता है कि जो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट की बहुत छोटी वैल्यू को मेजर करता है, ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है, या एक डिफ्लेक्शन को मेजर करेगा। करंट का जो बहुत कम समय पे जो डिफ्लेक्शन होगा उसको जो मेजर करता है वो डिवाइस कौन सा होता है, गैल्वेनोमीटर। Means it's a device, or you can say it's a very sensitive device which is used to measure the value of very small amount of current. That is called a galvanometer, right? So you may write its definition: a device which is used to measure a very small amount of current, a very small अमाउंट ऑफ करंट। तो भाई छोटी सी अमाउंट ऑफ करंट हो या छोटा सा चार्ज हो, बहुत ही कम चार्ज हो गया हो किसी डिवाइस के अंदर, किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसको जो मेजर करने में हेल्प करता है वो कौन सा डिवाइस करता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या हम सिंपली इसको गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, एक ही बात है, राइट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत है, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर उस सिद्धांत पर काम करता है कि जब हमने किसी एक करंट कैरिंग कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो उस करंट कैरिंग कॉइल पर एक टॉर्क लगा। जिस टॉर्क के कारण वो करंट कैरिंग कॉइल उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करने लगी थी, घूमने लगी थी। तो इफ वी राइट द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट इज works on the principle that when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque, right? And the value of the torque is tau is equals to NIAB sin theta if that particular coil is consists of n turns, or you may say torque is equals to MB sin theta or M cross B, where M is the magnetic moment, M और mu, you may write mu से भी हम मैग्नेटिक मोमेंट को दिखाते हैं और M से भी हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को दिखाते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, इट वर्क्स on the principle that when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. It experiences a torque. और you can say, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हमने करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कपल ऑफ फोर्सेस उस करंट कैरिंग कॉइल पे लगते हैं, जिसके कारण उस कॉइल को पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है, और वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करने लगती है, घूमने लग जाती है। तो जैसा कि हम लोगों ने ये देखा है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली कोई नई चीज नहीं है, एक ऐसा डिवाइस है जो करंट की बहुत कम वैल्यू को ऑफ यू कैन से ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर्स की जो वैल्यू होगी उसको मेजर करने में हेल्प करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या सिंपली गैल्वेनोमीटर। नाउ इसका प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ दैट टॉर्क इज tau is equals to m cross b or mb sin theta, or you can say tau is equals to NIAB sin theta if the coil consists of n turns. Now let us move on to the construction of this device. आखिर ये डिवाइस दिखता कैसे है? ठीक है, पुराने टाइम पर ये डिवाइस जो था एक तरीके से सिंपल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था। लेटर ऑन जैसे समय के हिसाब से मॉडिफिकेशन हुए, ठीक है, फिजिक्स में और ज्यादा खोज हुई, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो बदल गया और हमने एक सिंपल मैग्नेटिक फील्ड की बजाय एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमने दिया इस डिवाइस में। अब क्या होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग आगे बात करेंगे। नाउ लेट अस वर्क टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसके कंस्ट्रक्शन पर बात।
अब देखो इट कंसिस्ट ऑफ सिंपली एक रिजिड सपोर्ट होता है यहाँ पे, देखिए पहले इसका कंस्ट्रक्शन सब लोग देखिए, ये क्या होता है, एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, इट्स अ रिजिड सपोर्ट, इसमें एक क्लिप लगी हुई है, इस क्लिप के अंदर, इस क्लिप से लगा हुआ ये एक वायर है और ये आगे एक कॉइल है, सॉरी यहां पर एक सर्कुलर स्केल होता है और एक मिरर होता है, कॉनकेव मिरर हम लोग उसको कहते हैं। ये ऊपर वाला जो है हमारा सर्कुलर स्केल है, ये है आपका मिरर, और स्पेसिफिकली बात करेंगे तो कॉनकेव मिरर। दिस इज योर रिजिड सपोर्ट, जहां पर इस वायर को बांध रखा है ऊपर से, ये इसकी क्लिप हो गई, ठीक है। यहां पर बीच में हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर को रखते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, उसके बाद यह एक स्प्रिंग से कनेक्ट होता है, और यहां पर फिर से ये इसका एक स्टैंड आप कह सकते हैं, अगेन रिजिड सपोर्ट, ये एक रिजिड सपोर्ट। राइट, तो व्हाट इज बेसिकली इट्स कंस्ट्रक्शन, दैट एक रिजिड सपोर्ट में एक क्लिप है, क्लिप से एक ये वायर मतलब एक कॉइल इस हमने हैंग कर रखी है, कॉइल लटका रखी है, ठीक है। ये जो वायर होती है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर होती है, क्या नाम है इसका, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। और ये फिर उसके आगे क्या है, एक क्लिप लगा रखी है, सॉरी ये कॉइल है, कॉइल के बीच में सेंटर में मैंने रखा है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या, तो हम लोग भी स्टडी करेंगे जब हम इसकी वर्किंग डील करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्ट आयरन कोर की क्या रिक्वायरमेंट है, हमने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर को क्यों रखा है। उसके आगे यही वायर फर्दर कनेक्ट होती है, क्या होती है, एक स्प्रिंग से कनेक्ट है, ये स्प्रिंग है, और ये एक फिर लास्ट में क्या है, रिजिड। एंड दिस कंप्लीट, ये जो टॉर्क, ये जो कंप्लीट सेटअप है, ये एक तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा है, जहां पे नॉर्थ ये हो गया, साउथ ईस्ट मैग्नेट का ये, ठीक है। अभी मैं इसमें इस फिगर में फिर भी एक अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड को नहीं दिखा पाया हूं। बेसिकली अगर मैं इसका एक सेकंड डायग्राम यहां पर बनाऊं तो ये कुछ इस टाइप का है कि ये मैग्नेट है, कुछ ऐसे हैं, हॉर्स शू मैग्नेट है, दीज आर मैग्नेट, ये जो नॉर्थ में कह रहा हूं, ये साउथ कह रहा हूं, और आपकी जो कॉइल मैंने यहाँ पे रखी है, ये कॉइल ऐसे मैंने बीच में रखी है, दिस मैग्नेट आर हॉर्स शू मैग्नेट। कैसे मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट कोई नई मैग्नेट नहीं होते, एक ऐसे कर्व में होते हैं, अंदर से ऐसे कर्व में होते हैं, एंड दिस कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड दैट पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रीजन। इस कॉइल को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मूविंग कॉइल कैलकुलेटर। एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं क्या कंस्ट्रक्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड सपोर्ट इन व्हिच अ फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर इज क्लिप्ड विद द हेल्प which is further connected to a circular scale, right, beside which a mirror or concave mirror is placed. There is a soft iron core which is placed in center of the coil, which is further connected to a spring and further connected to a rigid spring. The complete setup is placed in a region of a uniform magnetic field from north to south. This particular magnetic field, again I am saying, it is a radial magnetic field. ये कैसा magnetic field है, radial magnetic field है, ये एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। दिस मैग्नेट आर बेसिकली हॉर्सशू मैग्नेटिक कर्व टाइप के जो मैग्नेट्स होते हैं, इस मैग्नेट में इस फील्ड को हमने रखा है। अब हम लोग इसकी वर्किंग की बात करते हैं, कैसे आखिर मूविंग कॉइल कैलकुलेटर एग्जिस्टेंस में आता है, कैसे काम करता है, ठीक है। अब दिस इज सेटअप ऑफ मूविंग कॉइल कैलकुलेटर जो हमने पढ़ा, ठीक है। अब इसमें इस कॉइल में क्या करते हैं हम लोग, आप समझ सकते हैं कि एक साइड से आपने कह दिया कि यहाँ पर से हमने इस पे करंट पास करवा दी, इस कॉइल पर एक करंट पास करवा दी, एक साइड से करंट पास करवाई, इस कॉइल में करंट आई और यहाँ पर से करंट वापस चली गई। आप समझ लो यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है। तो दिस कंप्लीट सेटअप, ये जो इस कॉइल है इस पे क्या फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। मैंने इस पे करंट पास करा दी एक साइड से और दूसरी साइड से करंट बाहर आ रहा है। क्लियर, ओके। नाउ दिस करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस करंट कैरिंग कॉइल पर कॉइल जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई। तो हमें पता है कि इस करंट कैरिंग कॉइल पे क्या लगेगा, एक टॉर्क लगता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, मींस आप कह सकते हो इस करंट कैरिंग कॉइल पे कपल ऑफ फोर्सेस लगेंगे, दो साइड पे कपल ऑफ फोर्सेस लगेंगे, जिसके कारण इस पर एक टॉर्क एक्ट करेगा।
and whose value you know that is given by tau is equals to NIAB sin theta. Tau is equals to NIAB sin theta और you know that ये IA क्या बन जाता है, म्यू बन जाता है. म्यू कहो या m कहो, मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है. तो टाउ विल बी इक्वल्स टू, यू कैन राइट, अगर n टर्म्स को मैं n की जगह 1 मान लूंगा तो ये हो जाएगा म्यू क्रॉस b हो जाएगा. ये टॉर्क किस पे लगेगा? ठीक है. क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, क्या आप इसको मान लो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो म्यू क्रॉस बी क्या मिलेगा? टॉर्क. सुना है ना, ये म्यू है, ये बी है. तो म्यू को अगर मैं क्रॉस करूंगा बी से तो मेरे को क्या मिलेगा? टॉर्क. इसकी डायरेक्शन कहां होगी? ऊपर को. तो ये इसको टॉर्क लगेगा. Well, here in this case ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है? दिस इज द एंगल. बेसिकली हियर थीटा इज द एंगल, क्या है? ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है. कितना घूम रहा है ये जो कॉइल है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कितनी क्या कर रही है? घूम रही है, मूव कर रही है, मोशन कर रही है. ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड में कितना ट्विस्ट कर रही है. अब एक सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे अगर हम एक कपड़े को, एक सिंपल से आप लोग बात समझना, एक कपड़े को मैं ऊपर से हैंग करूंगा ऐसे क्लिप से. मैं इस कपड़े को हैंग कर रखा है, मैंने क्लिप लगा रखी और मैं ऐसे करके घुमाऊंगा तो क्या होगा? ये पहले घूमेगा, फिर छोड़ दूंगा तो क्या होगा? ये कपड़ा अपनी जगह पर आ जाएगा. इसी चीज को अगर मैं ऊपर से क्लिप करूंगा तो पहले तो ये मैंने इसको टर्न किया, ट्विस्ट किया, राइट. फिर ये क्या करेगा? एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा. नहीं लगाएगा? समझ में आया नहीं? मैंने इस पे टॉर्क लगाया जिसके कारण ये चीज क्या कर गई? घूम गई. ये कॉइल पर क्या लगा? टॉर्क लगा. स्प्रिंग इस पे प्रेजेंट है, इस कॉइल पर टॉर्क लगा तो ये क्या करने लगा? घुमा. जिस पे टॉर्क कितना लगेगा? NIAB sin थीटा. क्लियर? जब ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में ट्विस्ट करेगी साइमल्टेनियसली, इस पर क्या लगेगा? एक रीस्टोरिंग टॉर्क भी लगेगा स्प्रिंग के कारण, जिसके कारण यह अपनी पोजीशन को क्या करेगी? रिटेन करने की कोशिश करेगी वापस. क्लियर हो रहा है? एंड द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉर्क विल बी tau equals to k theta. tau equals to क्या हो गया? k theta, जहां पे k क्या होता है आपका? टॉर्सनल रिजिडिटी कांस्टेंट. इट इज टॉर्सनल रिजिडिटी कांस्टेंट. ठीक है, ये टॉर्सनल रिजिडिटी कांस्टेंट होगा k. नाउ हियर अगेन दिस थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट. थीटा क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट है. ऊपर वाले इक्वेशन में अगर समझो दिस, ये भी एंगल ऑफ ट्विस्ट है, मगर ए और बी के बीच में एंगल कितना है? अगर ए इज द एरिया ऑफ, यू कैन से ए जो है आपका, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन है किसके? एरिया वेक्टर की. बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एरिया की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. इनके बीच में एंगल कितना होगा? अल्फा. मैंने माना कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? अल्फा. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? टाउ इक्वल्स टू NIAB साइन, क्या लिखते हैं हम लोग? 90 माइनस अल्फा, राइट. साइन क्या होगा? 90 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज द व्हाट? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, और यू कैन से बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? समझ में आ रही है आप लोग? ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ दिस टॉर्क नाउ रिड्यूस टू दिस. ये वाली बन गई. मैं इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान रहा हूं and this is taken as equation second. भाई इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पे क्या लगा? एक टॉर्क लगा, जिसके कारण इसने क्या करा? ट्विस्ट करा. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इस पर टॉर्सनल की वजह से, इस पे स्प्रिंग की वजह से क्या लगा? एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगा, जिसके कारण इसने फिर से अपनी पोजीशन को रिटेन किया. तो इस पर क्या लगा? एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगा. एंड द वैल्यू ऑफ दैट रीस्टोरिंग टॉर्क इज टाउ इक्वल्स टू k थीटा, वेयर k इज द टॉर्सनल रिजिडिटी कांस्टेंट. बहुत आसान. Now from equation 1 and 2 से हम देखेंगे कि इस दोनों को यहाँ भी टॉर्क है, यहाँ भी टॉर्क है, ये दोनों क्या लेंगे? इक्वेट हो जाएंगे. तो इक्वेट में कर दूंगा सिंपल. क्लियर हो गया? मैं यहाँ से क्या कर दूंगा? उसको इक्वेट कर दूंगा. इक्वेट करने से पहले मैंने आपको ये बताया कि that complete setup is placed in a uniform magnetic field or you can say in a radial magnetic field. ये जो सेटअप है किस पे रखा जाता है? एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की यही खास बात ये होती है कि ये इंश्योर करता है, जैसे एक कॉइल है, ये एक हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में रखी है ना,
एंड द मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे लग रहा है कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की यही खास बात होती है कि यह इंश्योर करता है कि जो इनके बीच में एंगल है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी 90 डिग्री। तो मैं इसके बीच में क्या लिख दूंगा, टाउ विल बी इक्वल्स टू NIAB sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टाउ इक्वल्स टू कितना बन गया NIAB। नॉट मेरी इक्वेशन ये खास बात होती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये इसी चीज, क्योंकि ये क्या करता है, अगर मैं एक सिंपल मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं ऐसा कुछ नॉर्थ और ये साउथ रेडियल नहीं है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर बनता है वो एक समान नहीं बन पाता है। अगर यहाँ पे मैं कॉइल रखूंगा तो यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक समान मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को नहीं मिल पाता। तो एक समान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिले जिसके कारण जो एंगल इंश्योर हो पाए वो कितना हो पाए 90 डिग्री हो पाए, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं हॉर्सशू मैग्नेट यहाँ पे लगाते हैं। इस सेटअप को हम लोग इसमें रखते हैं हॉर्सशू मैग्नेट हम लोग। एनी डाउट क्लियर? तो इस पर अब जो टॉर्क लेगा टॉर्क इक्वल्स टू टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया, टाउ इक्वल्स टू NIAB। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से मैं इस वाले क्वेश्चन को रख कर देता हूं समझाने के लिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से NIAB इज इक्वल्स टू K थीटा। NIAB इक्वल्स टू क्या हो गया K थीटा। अगर मैं इस I को इसके नीचे ले आऊं तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा अपॉन I, इस साइड बन जाएगा NAB अपॉन K। एनी डाउट? इस I को मैं नीचे ले गया, ये थीटा अपॉन I बन जाएगा, इधर बन जाएगा NAB, इस K को मैं नीचे ले गया NAB अपॉन K। यू कैन टेक K एज अ टॉर्सनल रिजिडिटी कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, जो भी आपका, ठीक है। ये रिस्टोरिंग टॉर्क से हमें आ रहा है। नाउ दिस थीटा ओवर I, थीटा क्या है बताइए आप मेरे को। देखो होता क्या है, जब ये कॉइल इसमें घूमती है, इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगी कॉइल घूमेगी, तो यहाँ पर क्या है, ये एक सर्कुलर स्केल रखा है और मिरर रखा है। सर्कुलर स्केल में मिरर कैसा है, कॉन्केव मिरर है। तो कॉन्केव मिरर में जो रीडिंग आएगी हम लोग उसको ऊपर से दूर से देख सकते हैं, क्योंकि वो जो भी रीडिंग हुई उसको क्या कर देगा, एनलार्ज कर देगा। तो मिरर का काम क्या है, हम लोगों को रीडिंग को अच्छे से दिखाना। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरी चीज ऊपर क्या लगा है, सर्कुलर स्केल। बेसिकली सर्कुलर स्केल क्या है, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे जो सुई होती है, सुई होती नहीं होती जो डिफ्लेक्ट करती है, ये 0 है, ये कुछ रीडिंग दे रहा है, ये कुछ रीडिंग दे रहा है, ये सेंटर पे 0। नाउ जैसे ही आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो आपकी जो करंट कैरिंग कॉइल है वो रोटेट करेगी, सुई क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, फिर क्या करेगी, सुई वापस आ जाएगी। फिर से टॉर्क लग रहा है, फिर सुई क्या करेगी, रोटेट करेगी। रिस्टोरिंग टॉर्क से फिर सुई अपनी जगह पे आ जाएगी। क्लियर वाली बात? तो थीटा और I क्या है, थीटा इज द डिफ्लेक्शन। थीटा के एंगल में डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन किसके हिसाब से हो रहा है, करंट के हिसाब से। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन हो रहा है यूनिट करंट की वजह से। अगर छोटी सी करंट चली गई, सुई ने क्या कर दिया, डिफ्लेक्शन कर दिया। क्लियर? दिस इज अ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इसको हम लोग बोलते हैं I सफिक्स में S, इसे हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, इट इज सिंपली डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। यूनिट करंट के इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में यूनिट करंट के बहने पर जो डिफ्लेक्शन पैदा हुआ है, दैट इज नोन एज व्हाट, द करंट सेंसिटिविटी। छोटी सी करंट भाई नीडल ने एकदम से शिफ्ट कर दिया, समझ में आया? छोटी सी करंट भाई नीडल ने क्या करा, रीडिंग दे दी कुछ माइक्रो एम्पियर्स की, कुछ छोटे से टाइम के लिए। तो ये क्या दिखाता है हमारा, करंट सेंसिटिविटी। क्लियर? अगर इस वायर का रेजिस्टेंस में R मान लेता हूं, लेट R बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, और यू कैन से दिस कॉइल, ये जो कॉइल होती है इंसुलेटेड कॉइल होती है, ठीक है। और इसका मैं रेजिस्टेंस अगर R मान लूं तो क्या होगा, सपोज दैट ऊपर वाली इक्वेशन में ये थीटा ओवर I है, यहाँ पे NAB अपॉन K है। मैं दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों तरफ मैंने R से मल्टीप्लाई कर करी, और मैंने बोला लेट R बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो IR क्या बन गया है, व्हाट इज IR, V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, थीटा ओवर V हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NAB अपॉन KR। थीटा अपॉन V डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। एक यूनिट वोल्टेज के होने से जो डिफ्लेक्शन इस सर्कुलर स्केल में हमें मिलेगा,
उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिव। क्या बोलते हैं? वोल्टेज डिनोटेड बाय Vs, इसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है कि वो डिफाइन वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। रिफ्लेक्शन एक यूनिट वोल्टेज के उस पर हुआ उसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी।